प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्रामर का टॉपिक लेता हूँ और कक्षा 6, 7, 8 के लिए कॉमन है। कक्षा 6, 7 और 8 के लिए, ठीक है। आज से दिनांक आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉमन टॉपिक है ग्रामर का कक्षा 6, 7, 8 के लिए। और वैसे तो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं हिंदी, तो उसके लिए ग्रामर तो कारगरी है, उपयोगी है, चाहे वो कोई भी क्लास हो। सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ आपके लिए संज्ञा का। देखो, संज्ञा बखूबी आपने पढ़ी है। संज्ञा का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ यानी कि नाम। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। जिस किसी को हम जिस नाम की संज्ञा दे देते हैं, जो नाम हम उसका निर्धारित कर देते हैं, वही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का अगर अपन विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और वो दो शब्द कौन से? एक तो इसमें आता है सम, और दूसरा इसमें आता है ज्ञा। सम धन ज्ञा। सम का क्या अर्थ है? सम का अर्थ है सम्मान, और ज्ञा का अर्थ क्या है? जानना। अर्थात सम सम्मान, ये सम्मान किसके लिए आता है? बराबर के लिए आता है। और दूसरा सम्मान क्या होता है? जैसे ये सम्मान होता है, सम्मान हम किसी के आदर के लिए, तो अब ये आदर वाला सम्मान है, सम्मान सहित हम किसी की इज्जत करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उसके लिए ये सम्मान। सम धन ज्ञा सम्मान जानना। और इसका हम दोनों को एक करके अपना अगर अर्थ का बोध करें तो वो क्या हो जाएगा? जो जैसा है वैसा ही जानना। यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, ये क्या होती है? संज्ञा। सम धन ज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना। इसका विच्छेद करके देखें। सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्मान होता है, और ज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या बोध करना। दोनों को अगर हम एक रूप में देखें अर्थ को, तो जो जैसा है वैसा ही जानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमालय पर्वत है, तो उसको हम हिमालय ही जानेंगे, विंध्याचल को विंध्याचल जानेंगे। ये तो है नहीं कि हिमालय को तो अपन विंध्याचल जान जाएंगे और विंध्याचल को अपन हिमालय कह देंगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा। अब इसकी मैं लिखता हूँ परिभाषा। परिभाषा आपने बखूबी सुनी है और जानी भी है, पढ़ी भी है। जैसे नॉर्मल एक इसकी परिभाषा क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। लेकिन छात्रों, मैं कुछ एक अलग रूप में आपको इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ। भाव वही है, बस मेरी शब्दावली कुछ आपको बदली हुई जरूर लगेगी। एक नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ को देखा जाए
जिसका मन से अनुभव किया जाए। क्या बताया मैंने? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ को देखा जाए अथवा जिसका मन से अनुभव किया जाए उन पदार्थों के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहा? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या मानते हो? मान लो ये पूरा ब्रह्मांड यानी कि संसार, ये पूरा अपना क्या है? एक ब्रह्मांड यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो? संसार। इसमें जो अनेक पदार्थ हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, जिसको नाम से जान सकते हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते बल्कि क्या अनुभव महसूस कर सकते हैं। उन सब के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। भी अपनी परिभाषा हुई है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ को देखा जाए अथवा जिसका मन से अनुभव किया जाए, ये मन से अनुभव करने का यहाँ क्या आ गया? भाव आ गया। ये यहाँ जो भी पदार्थ है, अब आप बोलोगे आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो सब आ गए इसमें। उन पदार्थों के नाम का बोध कराने वाले कौन से? जिनको अपन आंखों से देखा जाए और जिनको मन से अनुभव किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये एक परिभाषा वही है जो आप लोग सदैव पढ़ते आए हो। आप लोग जो पढ़ते हो वो भी मैं लिखवा देता हूँ। वो ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। वही बात होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब अपन वही बात, भाव क्या है? जिनको अपन आंखों से देख नहीं सकते, जिसका अपन मन से क्या करते हैं? अनुभव। भाव क्या होता है? आंखों से देख नहीं सकते और हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? भाव होते हैं। केवल उनको महसूस किया जाता है। ये हुई अपनी जो आप लोग सदैव पढ़ते आते हो वो आपकी परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर होता है, सम, धन्या। सम का होता है समान
रूप से सम्मान और ज्ञा का अपन बोध करवाना या जानना, अर्थात जो जैसा है वैसा ही जानना, जो जैसा है वैसा ही जानना। ये हुई अपनी परिभाषा और इसका शाब्दिक अर्थ। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे मैं इसमें संज्ञा के भेद से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि संज्ञा को अपन मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो लिखिए इसको, संज्ञा को मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। भेद नहीं बता रहा हूं अभी, यहाँ मैं क्या बता रहा हूं, संज्ञा को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। इसके दो भाग हैं और वो भाग कौन से हैं? नंबर 1 लिखिए आप है दर्शित, दर्शित जिसको अपन देख सकते हैं, और जिसको देखते हैं वो क्या अपने सामने है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? मूर्त भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूर्त भी कह सकते हैं। दूसरा उसको हम क्या कह सकते हैं? यथार्थ भी कह सकते हैं, यथार्थ भी कह सकते हैं। दूसरा अपन इसी को क्या कह सकते हैं? वास्तविक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वास्तविक। संज्ञा को दो भागों में बांटा जा सकता है मूल रूप से, दो भागों में। भेद नहीं, भेद की बात नहीं कर रहे, भेद की आगे बात करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है? दर्शे, इसी को मूर्त भी कर सकते हैं, यथार्थ भी कर सकते हैं और वास्तविक भी कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से भाव आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखना, दर्शन इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है अपना व्यक्ति, कौन आता है? व्यक्ति। दूसरी इसमें अपना क्या आता है? वस्तु। और तीसरा इसमें अपना क्या आता है? स्थान। आप समझ गए होंगे। तो इनमें कौन कौन सी संज्ञाएं आ जाती हैं? इनमें एक तो अपनी व्यक्ति वाचक है संज्ञा, एक तो अपनी इसमें क्या आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। और दूसरा अपना इसमें कौन सी आ जाएगी? जाति वाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया? संज्ञा को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। किसकी बात कर रहा हूं? दो भागों की बात कर रहा हूं, न कि भेद। और उसमें नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 मैंने बताया दर्शे। इसको अपन दर्शे को ही मूर्त भी कह सकते हैं, यथार्थ भी कह सकते हैं और वास्तविक भी कह सकते हैं। इनके अंदर कौन कौन शामिल है? जैसे व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति विशेष एक दर्शे होगा, मूर्त होगा, वास्तविक होगा, वस्तु हो वो भी होगी अपने सामने होगी, स्थान वो भी अपने सामने होगा। तो एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष, एक स्थान विशेष का बोध कराता है तो ये किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और जब ये एक समूह का, व्यक्तियों के समूह का बोध हो, वस्तु के समूह का बोध हो और स्थान समूह का बोध हो, तब समूह है जो वर्ग जाति है उसका बोध होता है, तब ये किसमें चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इसी में आगे की कड़ी में मैं नंबर 2 पहला भाग दर्शे होगा, दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिट है। और अपोजिट दर्शे का अपोजिट क्या होता है? विलोम क्या होता है? अदर्शे। क्या होता है? अदर्शे। और इसी को अपन अदर्शे को क्या कर सकते हैं? अमूर्त भी कह सकते हैं। मूर्त क्या होता है? मूर्त उसको कहते हैं जो कोई वस्तु अपने सामने होती है। जैसे एक कुर्सी है, चेयर, जैसे ये मेरे क्या है? डस्टर है और मार्कर है, ये मेरे सामने है, इनका अस्तित्व है, मैं आंखों से देख सकता हूँ, इनको स्पर्श भी कर रहा हूँ, तो ये क्या है? मूर्त है। और अमूर्त क्या होते हैं? जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसको अपन देख भी नहीं सकते, जिसको अपन स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो अमूर्त होता है। और वो ही क्या हो जाता है? अवास्तविक हो जाता है।
अवास्तविक। ठीक है बच्चों, ये दूसरा रूप, जो मूल रूप से इसका रूप दो भागों में बांटा अपने, दर्शे, अदर्शे, अमूर्त, अवास्तविक। अब इसमें क्या केवल एक ही भाव रहता है, और वो कौन सा है? भाव रहता है। और भाव जहाँ होगा वहां अपनी कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इतना अपने समझ में आ गया है कि यहाँ मैंने बात की है संज्ञा को मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक भाग इसमें दर्शे है, नंबर दो भाग अदर्शे है। दर्शे में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आते हैं, अदर्शे में अमूर्त, अवास्तविक। इसमें भाव यानी कि जहाँ भाव रहता है वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? अपनी भाववाचक संज्ञा होती है। अब मैं बात करता हूँ संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? तीन भेद होते हैं भैया, और तीन भेद होते हैं। ये ऐसे डायग्राम आप बना लीजिए जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही, और इसको अच्छे से समझ लेना। देखना, नंबर एक व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो जातिवाचक संज्ञा। अगला अंतिम नंबर तीन अपना कौन सा शेष रह गया है? भाव है, वाचक है संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन याद रखना, यहाँ जातिवाचक के दो उपभेद भी होते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। दरअसल पहले हिंदी में तीन ही माने जाते थे, लेकिन दो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद थे, एक तो द्रव्यवाची और एक समूहवाची जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये इंग्लिश में थी, लेकिन ये अभी हिंदी में भी अपनाया जाने लग गया। द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा। दूसरा ऐसे कड़ी में समूह है वाची जातिवाचक संज्ञा। तो वैसे देखा जाए तो ये उपभेद हो गए किसके? जातिवाचक संज्ञा के। तो कितने कुल भेद हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, और क्वेश्चन क्या बन रहा है जैसे मैं आपको बताऊं, आप समझना उसको। क्वेश्चन यहाँ बन रहा है अपना कि संज्ञा के कुल भेद होते हैं। विकल्प अपने को यहाँ मिल रहा है ए, बी, सी, डी। ए में अपने को दे दिया 2, और यहाँ पे बी में अपने को दे दिया 4, और सी में अपने को दे दिया 5, और डी में अपने को दे दिया 6। आप कहोगे गुरुजी ने तो कितने बताए थे? अपने को 3 बताए थे, और यहाँ पे 3 नजर ही नहीं आ रहा। एक तो 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, और एक 6 आ रहा है। तो वहाँ आप क्या करोगे? ये कंपैरिजन लेवल की बात है थोड़ा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ कितने करोगे? 5 राइट होगा। आंसर अपना सी होगा। कैसे होगा? 1 व्यक्तिवाचक, 2 और 3, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक,
ये हो गए। और जातिवाचक के 2 उपभेद हैं, उनको भी काउंट किया जाएगा। तब कितने हो गए अपने? 5 हो गए। अभी हम पहला इसका उपभेद देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, टाइम लिमिट है वीडियो की। आइए आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे।